नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी लोग इंडियन सिटीजन हैं, भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तान वासी हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि एक गवर्नमेंट कमीशन है बिहार गवर्नमेंट की, जो कि बिहार राज्य के अंदर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट कराने का काम करती है, जॉब देने का काम करती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो कि आपके नोटिफिकेशन एक जॉब से रिलेटेड निकाल दिया है, जो कि 11,098 इतने वैकेंसियों पर जो है जॉब निकाली गई है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, काफ़ी बड़े नंबर हैं। तो आप सोच सकते हैं। और ये वैकेंसी, अब सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इस बात को सुन के पहले तो आप खुश हो जाएं कि ये 12th पास के लिए है, यानी कोई ग्रेजुएट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। मतलब ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है 12th पास। तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 12th पास हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आपने अपनी 12th जो है इंडिया में किसी भी राज्य से पास करी है और किसी भी बोर्ड से करी है, चाहे वो सीबीएसई रहा हो, आईसीएसई रहा हो, या फिर आपका बिहार बोर्ड रहा हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड रहा हो, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, या फिर किसी भी राज्य का बोर्ड रहा हो, जो आपके एग्ज़ाम का बोर्ड होता है वो आपका 10th 12th या फिर इनमें से कोई सी भी क्लास का, स्पेशली इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का, अगर आपका इनमें से कोई सा भी बोर्ड रहा होगा या फिर किसी भी स्टेट से आपने 12th पास करी होगी इंडिया के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी ने आपका नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि इसी मेन वेबसाइट पर आया है। जो आपकी ये मेन वेबसाइट जो है, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इसका लिंक और नोटिफिकेशन का। और फॉर्म्स जो है वो आपके 27 सितंबर से फॉर्म चालू हो रहे हैं भरना। मैं आपको दोबारा नंबर्स क्लियर करता हूँ वैकेंसी के, कि वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 11,098 वैकेंसी हैं। तो आप खुद देख सकते हैं इतनी वैकेंसियां जो है निकाली गई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 12th पास के लोगों के लिए निकाली गई हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं, ये पूरे इंडिया के, आप अगर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटका, केरला, इनमें से किसी भी स्टेट से देख रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होगा, क्योंकि ये जॉब आप सभी के लिए है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सिलेबस, और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में मेरे को पता लगा कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे सिलेक्शन होने वाला है आपका, वो जानेंगे। फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, और साथ में इसकी फॉर्म्स की डेट क्या रहेंगी। यानी जॉब के लिए, इस जॉब के लिए यहाँ पर आप एक बात आपको बता दूँ, भले ही ये जॉब 12th पास के लिए है, लेकिन पोस्ट बहुत अलग अलग हैं। यहाँ पर क्लर्क की भी पोस्ट है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है, और रेवेन्यू स्टाफ जैसी चीज़ें की भी पोस्ट है। तो कुल मिलाकर आपके अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो कि बिहार राज्य के अंदर स्थित है। लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो आपकी जॉब बिहार में रहेगी, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंडिया का कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसको पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी को हम हिंदी में बिहार कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। और यहाँ पर बोला गया है, ये आपका वेटनरी कॉलेज पटना से निकाला गया है। ये आपका यानी कि पटना से निकाला गया है, यानी पटना जगह जो है बिहार के अंदर, वहाँ से नोटिफिकेशन आया है। और बोला है इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा गया है कि इंटर लेवल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बेस पर जॉब निकाली गई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर
27 से लेकर आप इसमें 11 नवंबर यानी कि आप 11 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे, 27 सितंबर तक से लेकर, यानी कि अक्टूबर का पूरा मंथ और आधा महीना जो है नवंबर का, और सितंबर के भी 3 से 4 दिन आपको मिलेंगे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी पूरे आपके पास 45 डेज से भी ज़्यादा समय रहेगा इस फॉर्म पे अप्लाई करने का। अब यहाँ पर हम पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कौन से पोस्ट किस डिपार्टमेंट में आए हैं और वो किस सैलरी पर आए हैं, और साथ में उनकी जो क्वालिफिकेशंस है, यानी कि मतलब उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। मेनली हर पोस्ट की 12+ ही है। और फिर हम जानेंगे कि उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी जा रही है, योग्यता क्या मांगी जा रही है, और एक आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। दोनों को डिस्कस करेंगे। फिर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी को समझेंगे अलग अलग तरीके से तोड़कर, जैसे टोटल वैकेंसी जितनी भी रहेंगी उस पोस्ट की, उसको अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज तोड़ेंगे कि हर कैटेगरी वाइज, जाति वाइज उसकी क्या वैकेंसी है। और साथ में हम महिलाओं के लिए, स्पेशली जो महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं इंडिया से कहीं भी, तो आपके लिए तो वीडियो बहुत खास रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अलग से एक कॉलम में आपको बताया गया है कि आपके लिए क्या क्या रिजर्वेशन है आपकी वैकेंसी के हिसाब से। तो 2 चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा स्वतंत्रता सेनानी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती नाती और नतनी हो, यानी कि उनके जनरेशन वाइज वो अगर उनके पोते हो या फिर पोती हो, नाती हो, उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत ही खास रहेगी। जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उनकी फैमिलीज की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर है दिव्यांग अभ्यर्थियों के हेतु आरक्षित पदों की संख्या, यानी दिव्यांग यानी डिसेबिलिटीज़ वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए भी वैकेंसी रहेगी, यानी कि डिसेबिलिटी वाले निराश ना हो, उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिससे रिलेटेड बात होगी। ये पूरे कॉलम्स डिस्कस होंगे और फिर उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी और हर एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों के इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। अधियाचनाओं अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पदों के बारे में निम्नलिखित आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के ये बोला गया है कि इस टेबल को आप देख लें, आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आपको पता लग पाएगा उसकी वैकेंसी और अपनी कैटेगरी को देखते हुए। सबसे पहले आपका निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्ट रहेगी, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक की। इसमें आपके अगर देखेंगे तो विभाग का नाम रहेगा पथ निर्माण विभाग। तो इस डिपार्टमेंट में ये बिहार के अंदर ही रहेगा आपका, और इसमें आपका वेतनमान लेवल 2 का रहेगा। और लेवल 2 मतलब आपका सैलरी लेवल होता है, मतलब कि अलग अलग सैलरी वाइज लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए भी। अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये रहेगी, जो कैंडिडेट 12th पास है या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आपका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करा है साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, यानी कि हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है तकनीकी योग्यता, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस ये रहेंगी कि आपको टेक्निकली आपको कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आती हो, साथ में टनकण मतलब हो जाता है आपका टाइपिंग आती हो। अब आप देखेंगे तो अनारक्षित कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए 15 वैकेंसी है, यानी यूआर कैंडिडेट्स के लिए। और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनके लिए 4 वैकेंसी है। और फिर पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए, बैकवर्ड कास्ट तो उनके लिए 3 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ये 4 वैकेंसी आपको ये वाली दिख रही है, ये ईडब्ल्यूएस की हो जाएंगी और ये ओबीसी की हो जाएंगी, और ये अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए हो जाएंगी, ये वाली एसटी के लिए हो जाएंगी, और ये वाली जो है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए हो जाएंगी, यानी कि बैकवर्ड कास्ट की वुमेन्स के लिए हो जाएंगी। और ये कुल वैकेंसी हो जाएगी। मतलब मानिए आप अगर यहाँ पर 38 देख रहे हैं तो उस 38 को ही डिवाइड करा गया है इन अलग अलग कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि अनारक्षित में जैसे 15 वैकेंसी है, तो जो कैंडिडेट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार को छोड़ के किसी भी राज्य से है इंडिया के, तो उसकी वैकेंसी जो है ये 15 वैकेंसी में हो जाएगी। यानी कि वो जो अगर जॉब लेगा यहाँ पर तो वो इन 15 में से उसकी वैकेंसी भरी जाएगी। यानी कि अगर ऐसे सिर्फ 15 ही कैंडिडेट्स होंगे जो बिहार के अलावा वाले
स्टेट के रहेंगे, साथ में बिहार के भी होंगे, तो यूआर कैंडिडेट्स, यूआर कैटेगरी वाले होंगे, तभी उनकी जो है ये वैकेंसी रहेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती की, जैसे मैंने बात करी थी, उनके जनरेशन वाइज किसी फैमिली मेंबर की जो अप्लाई कर रहा हो, तो उनके लिए एक वैकेंसी रहेगी इस पोस्ट के लिए, यानी उनमें से किसी एक को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जॉब एक को मिलेगी, वो बताया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये रहेगा, अनारक्षित में ही आपका वुमेन्स के लिए 6 वैकेंसी रहेंगी। और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अगर कोई महिलाएं हैं तो उनके लिए इस पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग की भी महिलाओं के लिए एक वैकेंसी है। और सेम आप यहाँ पर देखेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी 3 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, और आप इस तरीके से कैटेगरी वाइज देख पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी का जो रिजर्वेशन है वो 35% रहेगा। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15, तो 15 का 33% 5 हो जाता है, और 35% उसका 6 हो जाएगा, यानी कि 6 वैकेंसियाँ हो जाएंगी उस हिसाब से आपकी इस कैटेगरी में। सेम इस तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो हर कैटेगरी में आपको महिलाओं के लिए टोटल वैकेंसी में से 35 वैकेंसी सिर्फ उनके लिए फिक्स करी गई हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो पद का नाम आप देखेंगे तो सेम वही है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। डिपार्टमेंट यहाँ पे मग निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में रहेगी। लेवल 2 रहेगा और 12वीं पास रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर सेम आपका कंप्यूटर के अंदर आपका संचालन आना चाहिए, चलाना अच्छे तरीके से आना चाहिए उसको, और उसमें आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए, और मेन आपकी हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आना जरूरी रहेगा, आपको ये बोला गया है। जहाँ अनिवार्य लिखा है तो वो चीज़ तो आपको कन्फर्म आनी ही चाहिए। तो इस पोस्ट पे आप देखेंगे तो टोटल 340 वैकेंसियाँ हैं, और उस 340 में से 105 महिलाओं के लिए हैं, और उस 105 में महिलाएं जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से 47 रहेंगी। सेम अगर महिलाओं को छोड़ दें तो बाकी आपका जो भी आपके पुरुष रहेंगे, जो भी मेल कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए 154 वैकेंसी रहेंगी यूआर कैटेगरी से। सेम आपकी अपनी अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, महिलाओं को अगर चेक करनी है अपनी वैकेंसी तो डायरेक्ट सेकंड वाले इस सेकंड रो में अपना देखेंगे, ये सेकंड रो में उनको अपना नाम मिलेगा। अब इसी पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं डिसेबिलिटीज़ में, तो VI यानी विजुअली इम्पेयर्ड, DD और OH और MD जैसी डिसेबिलिटीज़ वालों कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसियां हैं। VI यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए 4 वैकेंसी हैं, DD के लिए 3 वैकेंसी हैं, OH के लिए भी 3 हैं, और इस तरीके से वैकेंसियाँ रहेंगी। अब ये VI, DD और ये डिसेबिलिटी जो होती है, इसके अंदर भी सब डिसेबिलिटीज़ होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड में आपका ब्लाइंडनेस जैसी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। सेम अब नेक्स्ट आता है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 के लिए आपकी अलग वैकेंसी है। उसमें आपका गृह विभाग आरसी शाखा ये रहेगा, और इसमें आपका लेवल 2 का यहाँ पे सैलरी रहेगा, और इंटरमीडिएट यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रहेंगी, और कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर को एक अच्छे लेवल तक चलाना आता हो, एक नॉर्मल लेवल नहीं, उससे थोड़ा एडवांस, और साथ में आपको टाइपिंग आती हो। और ये बोला गया है टाइपिंग आपको हिंदी, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आती हो। तो यहाँ पर इंग्लिश अनिवार्य नहीं करा इस वाले पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर वो कैंडिडेट पहले तो खुश हो जाएंगे कि उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश अनिवार्य नहीं करा है। सेम अब निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 में ही आपका गृह विभाग के आरसी शाखा के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर लेवल 2 की सैलरी, और यहाँ पर 12th पास क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो और इसमें आपकी डिसेबिलिटी जो एक्सेप्ट होगी वो VI यानी विजुअली इम्पेयर्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके अलग अलग पोस्ट हैं, जिसकी आपकी मैं आपको पूरी वैकेंसियाँ बता पा रहा हूँ। तो सेम इसमें 5वां हो जाएगा, सेम वही लिपिक का हो जाएगा, 6ठा भी वही रहेगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट सेम है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि कहीं पे श्रम संसाधन विभाग है, कहीं पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, कहीं पे आप देखेंगे तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। इस तरीके से आपका होने वाला है, और उसी के हिसाब से आपकी जो मेनली आपको एक्सपीरियंस वाइज क्वालिफिकेशन मांगी है, जैसे कि प्रोफेशनली, जैसे कि कंप्यूटर संचालन, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती जाएंगी, और इस तरीके से आप अपना चेक कर लेंगे। तो आप इधर से देख सकते हैं एक एक पोस्ट के हिसाब से। अब लिपिक के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फाइलेरिया निरीक्षण। तो फाइलेरिया निरीक्षण के ये पोस्ट रहेगी आपकी, और ये आपकी स्वास्थ्य विभाग के अंदर रहेगी, और इसमें आपकी लेवल 4 की यहाँ पर जो है सैलरी रहेगी। यानी लिपिक के जितने पोस्ट थे उनकी लेवल 2 की सैलरी थी, लेकिन यहाँ पर फाइलेरिया निरीक्षण की पोस्ट आते ही वो लेवल 4 हो गई है, और यहाँ पर उनकी 12th प्लस क्वालिफिकेशन मांगी गई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर क्या है, 12th प्लस क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है वो विज्ञान यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स के लिए मांगी जा रही है।
तो कुछ पोस्ट आपकी फिक्स्ड भी हैं, कॉमर्स साइंस यानी कि स्ट्रीम वाइज भी फिक्स्ड है। जैसे आप लिपिक की देख रहे थे, तो लिपिक में मैंने कहीं देखा नहीं, लिपिक में मोस्टली सारी जो थी वो आपकी 12th पास थी। वहाँ पर कहीं स्ट्रीम का वर्णन नहीं करा था कि किसी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं बोला गया था। जिसमें बोला गया, जैसे इसमें बोला गया विज्ञान, यानी आपका साइंस स्ट्रीम हो जाएगा। तो इनके लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं 69 है टोटल, और उसके अंदर से भी 22 वैकेंसी फीमेल्स के लिए, और कैटेगरी वाइज यहाँ से आप पूरा देख पा रहे हैं। सहायक अनुदेशक टाइपिंग की आपकी ये जॉब रहेगी, और ये इसमें आपका मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के अंदर रहेगा। ये डिपार्टमेंट का नाम, लेवल 4 का सैलरी, और इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास, और हिंदी इंग्लिश में आपकी टाइपिंग आपको आती हो। वैकेंसी आप देख सकते हैं। सेम निम्न वर्गीय लिपिक यानी सेम वही क्लर्क आपका दोबारा आया है, और आपका यहाँ पे विभाग का नाम चेंज हो गया है, और क्वालिफिकेशन 12वीं रहेगी, और बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहने वाला है, यानी रेवेन्यू स्टाफ, यानी कि राजस्व कर्मचारी के लिए जो जॉब रहेगी, यानी कि रेवेन्यू स्टाफ को लिया जा रहा है, जिसमें आपका रेवेन्यू एवं भूमि यानी कि सुधार विभाग, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर आपका लेवल 2 का सैलरी और 12वीं पास मांगा गया है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैंने देखा तो इसी पोस्ट पे है, जिसमें आप देखेंगे तो 3559 वैकेंसियां हैं, जिसमें से आपकी 1055 यानी 1055 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। और बाकी कैटेगरी वाइज तो आप देख ही सकते हैं। डिसेबिलिटी में यहाँ पे VI DD OH MD और UD ये सारे एलिजिबल रहेंगे, और इनके लिए वैकेंसियां देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनके अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो OH वालों को मिलेगी, जो कि 35 रखी गई है। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है। पंचायत सचिव को भी लिया जाएगा यहाँ पे। पंचायत सचिव के लिए यहाँ पर पंचायती राज विभाग के अंदर लेवल 3 का सैलरी, 12th पास, और बाकी यहाँ पे आपको टाइपिंग आना चाहिए तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक प्रोफेशनल लेवल पर, एक नॉर्मल लेवल पर भी आता है, लेकिन MS ऑफिस अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर इस जॉब के लिए सक्षम रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। तो सेम आप चेक कर पाएंगे यहाँ से, अलग अलग पोस्ट वाइज अपनी वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। टोटल अगर बात करूं तो यहाँ पर टोटल अगर अलग अलग 22 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये वैकेंसियां हैं, 22 हैं। और सैलरियों का मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया है आपको। टोटल अगर आपको जानना है तो टोटल आप जान लीजिए कि टोटल जो है वो 11,098 वैकेंसियाँ हो रही हैं, और उसमें से भी आपकी UR कैटेगरी से 5,064 रहेंगी, सिर्फ UR से। यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के भी कि उनको जॉब मिले, क्योंकि मोस्टली बिहार के कैंडिडेट क्या करेंगे, वो अपने कैटेगरी के रिजर्वेशन से जॉब पे अप्लाई करेंगे। तो इसके चलते जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा, और वो एक UR कैटेगरी के तौर पर जो अप्लाई करेंगे तो उनको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको ये जानना है कि किस पोस्ट पे अप्लाई करना बढ़िया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी हर पोस्ट के हिसाब से है तो आपको वो पोस्ट सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि चांस वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ पर वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं। कम वैकेंसियों में कंपटीशन बढ़ जाता है और इस कारण से जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। अब आती है दिव्यांगता की प्रकृति, इस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे कि आप देखेंगे VI मतलब था दृष्टि दिव्यांग, यानी कि आपका विजुअल इम्पेयर्ड। फिर DD मतलब हो जाता है मुख बंधीर दिव्यांग। फिर OH मतलब चलन दिव्यांग, और MD मतलब कि मनोविकार दिव्यांग। दिव्यांग मतलब डिसेबिलिटी हो जाएगा। MUD यानी कि बहुदिव्यांग, एक से ज़्यादा, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाएगा इसको, बहुदिव्यांग है। अब यहाँ पर उपयुक्त सभी रिक्तियों, अब देखिए इसमें आपका चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी 11,098 वैकेंसियाँ बताई हैं, तो ये वैकेंसियाँ बढ़ घट सकती हैं, ये तो बोला गया, ये कभी फिक्स्ड नहीं होती है वैकेंसी किसी भी जॉब की, लेकिन उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। जैसे देखा जाता है तो ऑलमोस्ट सारी वैकेंसियों में ज़्यादा चेंज नहीं आता, हर समय वो सेम ही जाती हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन मेनली यही बोला गया है कि लास्ट डेट फॉर्म की, जैसा हमने लास्ट डेट देखा कि 11 नवंबर थी, 11 नवंबर तक अगर कोई कैंडिडेट इंटर पास हो चुका है, उसकी मार्कशीट भी आ चुकी है। नवंबर काफ़ी अच्छा समय होता है, क्योंकि मोस्टली 12वीं पास का रिजल्ट जो है वो मई जून ऐसे महीनों में आ रहा होता है, और नवंबर तो काफ़ी ज़्यादा समय अच्छा रहेगा आपको अपनी सारी चीज़ें जुटाने के लिए, अपनी क्वालिफिकेशंस वाइज। एवं
तो वही सेम बोल रहा हूँ मैं कि आपको 12th पास होना जरूरी है, और 12th पास में अगर किसी स्ट्रीम से रिलेटेड अगर रहेगा तो वो आपकी पोस्ट डिसाइड कर रही है, जो आपको मैंने बता दिया है। अब आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, आरक्षण सिर्फ बिहार की जो भी महिलाएं रहेंगी उनको, और जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स रहेंगे किसी ना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में, उनको मिल रहा होगा। अगर मान लीजिए दूसरे राज्य के कैंडिडेट होंगे तो उनको एक यूआर कैटेगरी में लिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ेगा, एक तो फॉर्म में सबमिट करते समय, और दूसरा आपको जब वहाँ पे दिखाएंगे, जब जॉब लेंगे तब आपको दिखाने पड़ेंगे अपने सारे फॉर्म्स, सारे ऐसे पेपर्स जो ये बताते हैं कि आप किस जगह के हैं, आपके आईडी प्रूफ्स बताते हैं कि आप किस एड्रेस पे रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, आपकी एज बताते हैं वो, और साथ में आपकी क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स, आपकी एजुकेशन बताते हैं कि कहाँ से आपने क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें आपकी उस सर्टिफिकेट्स बता रहे होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मैं यही कहूँगा के लिए राज्य सरकार द्वारा उनको मतलब वही सेम लिखा हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो दिखाएगा उसको फ़ायदा मिल जाएगा, जो नहीं दिखाएगा उसको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। और ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई गलत डिटेल फॉर्म में भर रहे हैं कैटेगरी वाइज, और आप उस कैटेगरी में है ही नहीं, या है भी और आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं उस समय जब आपको दिखाना पड़े, तो वहाँ पर भी वैकेंसी आपकी कैंसिल हो सकती है। वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मेनली फीमेल्स के लिए, वो ये है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं, यानी कि वो लेडीज़, वो वुमेन्स जो कि आपके वो मैरिड हैं, और साथ में उनकी जो भी उनकी कैटेगरी होगी, आरक्षण का दावा करने वाली जो भी महिलाएं होंगी, उनकी जो जाति होगी, जैसे कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गस्त होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। मतलब कि जो रिजर्वेशन अगर लेना चाह रही है कोई फीमेल कैंडिडेट आफ्टर द मैरिज के बाद, तो वो उसको ये बात याद रखना कि वो प्रमाण दे रही है उस चीज़ का, अपना रिजर्वेशन का, वो महिला, तो वो याद रखे कि उसके पिता के नाम पे हो, या फिर वो डॉक्यूमेंट, या फिर उसके पता से निर्गस्त होना चाहिए, या फिर वो चीज़ बताए, वो सर्टिफिकेट कि वो उसी एड्रेस का है जिसके एड्रेस की वो महिला है। मतलब कि उसके पास जो प्रूफ होंगे वो उसके ना कि पति के बेस पर, उसके पिता के बेस पर होने चाहिए, ये बोला गया है। सेम और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, बाकी सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इतनी। दिव्यांग यानी कि आपके डिसेबिलिटीज़ के लिए कुछ लिखा गया है, उसको चेक कर लेंगे आप ये पूरा। ये फ्रीडम फाइटर्स के जनरेशन के कैंडिडेट्स के लिए लिखा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड लिखा गया है क्या क्या दिखाना होगा। अब उम्र सीमा की बात करते हैं, यानी कि एज की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो एक एज आपकी जो है 1 अगस्त 2023 को जो भी कैंडिडेट अपनी एज वाइज अगर 18 साल का हो गया तो अप्लाई कर सकता है, जैसे लिखा भी गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये लिखा 18 साल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 37 साल होगी तो एक्सेप्ट होगी। मतलब कि 37 साल से एक दिन कम वाला कैंडिडेट अप्लाई करे, 37 साल कंप्लीटेड कैंडिडेट अप्लाई ना करे। अब ऐसे में जो यूआर कैटेगरी है या फिर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में भी आ रहे हैं, लेकिन उनको एक अनरिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट ही माना जाएगा, तो उनके लिए भी 37 उम्र लास्ट रहेगी। अब अनारक्षित वर्ग की महिलाएं जो भी रहेंगी, सेम मतलब यूआर में फीमेल जो रहेंगे उनको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स में बताया गया है। सेम अब पिछड़ा वर्ग आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाएं दोनों के लिए 40 रहेगी। अनुसूचित SC ST के लिए 5 साल रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि 42 उनको हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं SC ST को 5 साल का मिलता है रिलैक्सेशन एज में, OBC को 3 साल का मिलता है, और बाकी तो आपका कैटेगरी वाइज और आपका डिसेबिलिटी और बाकी वो के लिए अपना अपना रिजर्वेशंस रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ परीक्षा शुल्क, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा इस जॉब से रिलेटेड। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, जो भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनको सेम 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। उन्होंने अभी सुना नहीं था, ये 10 साल वाला ये उनके लिए हो जाएगा। अब फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, तो 540 रुपये फॉर्म के भरने होंगे। किस किस को भरने हैं ये, वो कैंडिडेट जो कि दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सेम स्टेट में एक अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। अगर सेम स्टेट में अगर कोई SC ST है, तो वो लोग जो बिहार के ही निवासी हैं, तो उनको 135 रुपये फॉर्म के देने। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ जाता है स्टेट वाइज भी जॉब्स के एग्ज़ाम की फ़ीस में। अब सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए
अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 135 रुपये लिए जाएंगे। अब यहाँ पर महिलाएं जितनी भी रहेंगी, सभी श्रेणी की जो भी महिलाएं रहेंगी, सिर्फ बिहार में रहने वाली महिलाएं वो 135 रुपये देंगी। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो 540 ही देंगे। मतलब कि एज में तो महिलाओं को छूट मिल जाएगी, दूसरे स्टेट की कैंडिडेट्स की महिलाओं को, दूसरे स्टेट की महिलाओं को छूट मिल जाएगी एज में 3 साल की, लेकिन उनकी फीस तो उतनी ही रहेगी जो कि 540 है। ये आप क्लियर अभी कर सकते हैं, मैंने आपको क्लियर करा है। अब देखिए यहाँ पे आपका सर्विस टैक्स और प्रोसेसिंग चार्ज इस फॉर्म की फीस के अलावा अलग से होगा, ये लिखा गया है साफ। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। कोई भी ऑफलाइन या फिजिकल मोड में आप किसी भी बिहार के किसी भी राजस्व या किसी डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म ना लें, सिंपल ऑनलाइन ही अप्लाई करें। और रही बात ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड प्रोसेस की, तो आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया कराई जाएगी, फॉर्म बताया जाएगा भर के कैसे भरा जा रहा है। परीक्षा की प्रकृति, अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। अब जैसे मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे आप फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वैकेंसी जितनी भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं 11,098 वैकेंसी हैं, यानी कि यहाँ पर आप सिंपल ये समझिए कि इसका 5 टाइम्स जो भी होगा, यानी कि 11,000 का ऑलमोस्ट जो है 55,000 जो है लगभग हो जाता है इसका 5 टाइम्स। तो इतने कैंडिडेट्स को लगभग सिलेक्ट किया जाएगा आपके परीक्षा में, मतलब मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, यानी कि जनरल नॉलेज, और जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। आप देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। आपके एग्जाम में अभी तो देखिए फॉर्म का ही कितना लंबा समय है, तो अब जब फॉर्म जब एंड होंगे नवंबर के मिड में, उसके बाद जाके आपको डिटेल्ड सिलेबस जैसी चीज़ें और साथ में आपको बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड और भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम के अंदर आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एवं गणित आ रही होगी, यानी कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और एवं गणित यानी मैथमेटिक्स। मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जैसी चीज़ें आएंगी एग्जाम के अंदर। का, खा, गा 3 तरह के भाग होंगे। और प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब हर सही आंसर पे 4 नंबर मिले। और अगर आपने मान लीजिए जैसे कि 3 क्वेश्चन करे पूरे पेपर में, 3 में से 2 सही करे तो 8 नंबर आपके आए, तीसरा गलत कर दिया तो वो 8 के 7 हो जाएंगे। ये आपको समझ आ गया। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। और परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिल रहा होगा। और जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पैटर्न रहेगा, इंग्लिश का आपका सेक्शन रहेगा पेपर में, तो वो आपका पार्ट इंग्लिश में होगा। लैंग्वेज पे डिपेंडेंट जो भी आपका पार्ट रहेगा एग्जाम में वो उसी लैंग्वेज का होगा। और बाकी सारा पूरा एग्जाम जो रह गया वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेबस यहाँ पर ये रहेगा, जो इसमें सिलेबस है वो ये है कि सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। ये सब आपका लिखा हुआ है। इसमें बिहार और भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए सामान्य अध्ययन जो आपका रहेगा, यानी कि जनरली जो आपको सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज जो कि आपको ऑलमोस्ट अलग अलग जगहों की अपने आसपास के एरियाओं की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बिहार की और ना ही सिर्फ अपने देश की, बल्कि दूसरे कुछ देशों की भी और मेनली पड़ोसी देशों की, मतलब कि इंडिया के जो नेबर कंट्री हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। अब समसामयिक विषय यानी कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं भारत में, और पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हुई हैं वो सारी आपको आएंगी इस वाले पार्ट में।
अब नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में क्या क्या आ सकता है। उसकी हिस्ट्री आ सकती है, ज्योग्राफी आ सकती है, और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल बैकग्राउंड आ सकता है कि पॉलिटिकली वहाँ पे क्या क्या हो रहा है दूसरे देशों में और यहाँ क्या हो रहा है इस देश में, इंडिया में, वो सारी चीज़ें। खंड खा में आपकी सामान्य विज्ञान एवं गणित के अंदर क्या क्या आएगा, तो सामान्य विज्ञान में आपका देख सकते हैं रसायन, यानी कि आप रसायन, जीव और भूगोल, यानी कि आपके बायोग्राफी, केमिस्ट्री जैसी चीज़ें आ रही होंगी, फिजिक्स जैसी चीज़ें आ रही होंगी। और गणित के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दशमलव और भिन्न, डिवीज़न और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, यानी कि आपका जो रिलेशंस होते हैं आपके नंबर्स के बीच में वो आ सकते हैं। और प्रतिशत यानी परसेंटेज, अनुपात तथा समानुपात, औसत और ब्याज, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसी चीज़ें आ रही होंगी जो कि गणित में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और मानसिक क्षमता जांच के लिए मेंटल एबिलिटी के अंदर आपका क्या क्या आएगा, उसमें आपका श्रृंखला, कुट लेखन, कुट व्याख्या और दृश्य स्मृति और विभेद अवलोकन जैसी चीज़ें आ रही होंगी। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, अब ये भी जान लीजिए, हर एग्जाम को पास करना जरूरी है आपका। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि आप सामान्य वर्ग से होंगे अगर, तो आप 40% मार्क्स लाएंगे। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 4 मार्क्स का, यानी कि 600 नंबर का पूरा पेपर है, 600 मार्क्स में से आपको 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपका 60 इंटू 4 यानी कि 240 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इसके अंदर टोटली। अगर आगे जाना है एग्जाम के बाद, अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, सेम अगर आप किसी पिछड़ा वर्ग में हैं तो 36.5% उस टोटल मार्क्स का आप लाएंगे। और सेम फिर आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 रहेगा, महिलाएं, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 32% रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्क्स में महिलाओं को सभी को छूट दी गई है। दिव्यांग के लिए 32% रहेगा, ये प्रतिशत है, 32 मार्क्स नहीं है, इसको क्लैरिफाई कर लें आप अच्छे से। जैसे आप देख रहे हैं कि 600 नंबर है और उसका जो है 10% 60 है, तो यानी उसका 40% जो है वो 240 हो रहा है। तो ये आपका रहने वाला है, जो कि एक अनरिजर्व के लिए है। तो एक जनरल आइडिया इससे मैं लेके चल रहा हूँ। फॉर्म की डेट्स बता दी गई हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको BSSC के वेबसाइट पर आना होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट अपने जेंडर, अपना नाम, एड्रेस जैसी डिटेल्स डाल के, और उसके बाद आप अपना फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, जहाँ पर अपनी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे, मार्कशीट्स, फोटो और साइन जैसी चीज़ें अपलोड कर रहे होंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आप रीड कर रहे हैं अच्छे से। घोषणा, कुछ घोषणा की करी है, ये घोषणा डिक्लेरेशन रहेगा आपका, डिक्लेरेशन भी देना पड़ सकता है कि आप जो भी अपने इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे फॉर्म में वो सारे करेक्ट लगा रहे हैं, उसके बारे में ये घोषणा रहेगी आपकी तरफ से। और लास्ट डेट इसमें जो थी वो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। तो अब रही बात इसमें क्या रह गया आपका, यानी ऑलमोस्ट सब कवर हो गया, यानी आपने डेट देख ली, एक एक चीज़ देख ली है। तो अब सैलरी, सिलेबस सब कुछ कवर हो चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं, इसकी फॉर्म की डेट्स अभी तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन ये आपकी जल्द ही ओपन हो जाएगी, जैसा कि डेट बताई गई है अभी, मतलब आप समझ सकते हैं 1 हफ्ते बाद इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो जो भी एलिजिबल हो इस पर अप्लाई कर सकता है इस जॉब पर देखकर, और मैं इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी वीडियो के सही नीचे। तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, लेवल 2 का जो सैलरी रहेगा आपका, वो आपकी 20,000 से लेके 60,000 के बीच में लेवल 2 आता है, जो मैंने आपको बताया। यानी कि अगर आपकी सैलरी जो रहेगी यहाँ पर किसी भी पोस्ट में अगर लेवल 2 में रहेगी तो 20,000 रहने वाली है, और फिर अगर लेवल 3 और लेवल 4 जैसी तक जाती है तो वो आपकी फिर उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। यानी रेवेन्यू स्टाफ की जो आपकी सैलरी रहेगी वो एक
क्लर्क के तौर पर ज़्यादा होगी। तो अगर लेवल 2 की अगर आपकी 20,000 दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लेवल 2 में आपकी 20,000 होती है। हो सकता है चेंज हो रहे हो कुछ, तो वो आपको बाद में बताया जाएगा जब जब भी BSSC नोटिफाई करेगा तब आपको बताया जाएगा। अभी मेनली आप ये समझिए कि लेवल 2 में 20,000 है और लेवल 3 की उससे ज़्यादा ही होने वाली है और लेवल 4 इस तरीके से ज़्यादा होगी, यानी 20,000 पर मंथ रहेंगे। और वो 20,000 जो है वह जो 20,000 है वो 20,000 से लेके 50,000 60,000 के बीच में सैलरी कहीं ना कहीं आ रही होगी। तो ये आपको समझ आ गया, सैलरी और सिलेबस एक एक चीज़ कवर हो गई जॉब से रिलेटेड। मैं आपसे मिलूंगा आप नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।